हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जिस भी विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है फाइनल, उनके साथ हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं जिससे वो अपने संघर्ष की कहानी आप लोगों को बता पाएँ और कुछ ऐसे टिप्स दे पाएँ जिनसे आपका भी सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो आज हमारे साथ ललित वर्मा जी है। इनका सिलेक्शन हुआ है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट पर। तो इनसे हम इनकी स्ट्रेटेजी जानेंगे, टिप्स जानेंगे, क्या इनका स्ट्रगल रहा, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हर स्टूडेंट का अपना स्ट्रगल होता है, अपने कुछ तरीके होते हैं तैयारी करने के। ललित वर्मा जी का जहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उसमें सबसे खास बात ये है कि इनकी एससी कैटेगरी है, उसकी केवल एक ही पोस्ट थी। अनरिजर्व्ड में भी कोई पोस्ट नहीं थी, मतलब केवल और केवल एक पोस्ट। उसके लिए इन्होंने फॉर्म भरा, ये विश्वास करके कि इनका सिलेक्शन होगा, और इनका सिलेक्शन हुआ। बहुत बड़ी बात है केवल एक पोस्ट के लिए फाइट करना। तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की, उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। वीडियो आप लोग पूरा देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ललित जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपकी इतनी बड़ी जॉब लग चुकी है। धन्यवाद सर। अभिषेक सर। ललित जी, पहले तो आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए। जो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि इस वैकेंसी के अंदर केवल और केवल एक पोस्ट थी। फिर भी तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो ऐसा देखते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कम है, इसलिए हम इस वैकेंसी को फिलअप नहीं करेंगे। आपके माइंड में क्या था कि आपने एक पोस्ट रहते हुए भी उसको फिल किया, उसकी तैयारी की, उसका एग्ज़ाम दिया और उसका सिलेक्शन लिया आपने? सर मेरा ये था कि जब मैंने इसका नोटिफिकेशन देखा तो इसका फिर मैंने उसके बाद सिलेबस चेक किया क्या है इसके सिलेबस में। तो इसमें 100 मार्क्स अपने कॉमर्स सेक्शन के थे और जनरल सब्जेक्ट 50 मार्क्स का ही था, और मेरा जनरल सब्जेक्ट थोड़ा वीक है। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि कॉमर्स का ज़्यादा वेटेज है तो मैं इसमें और अच्छा कर सकता हूँ बाकियों से। तो इस बिल्कुल। हिसाब से फिर मैंने तैयारी शुरू करी और फिर एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ। फिर उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्योंकि कई बार क्या होता है एक ही पोस्ट थी, बट फिर एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आया तो फिर अपने आप ही हो गया कि अपन ने टॉप कर गए। बहुत है, बहुत बहुत सही। स्टूडेंट, ये जो इस एनएफएल वाला एग्ज़ाम था, इसके नोटिफिकेशन के 14 दिन बाद में एग्ज़ाम हो गया था। मतलब केवल 13-14 दिन में एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद भी इनका सिलेक्शन हुआ। तो ललित जी, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ये जानना चाहेंगे कि इतने कम टाइम में सिलेक्शन कैसे हो गया, मतलब ये हैवी ड्राइवर वाली क्या कहानी है, 14 दिन में कैसे सिलेक्शन ले लिया आपने? हैवी ड्राइवर वाली तो कहानी नहीं है सर। इसमें क्या, जैसे मैं 2021 में जब जेवीबीएनएल की वैकेंसी आई थी, उसी टाइम से मैं कॉमर्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था और तब से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तैयारी। तो और ये जब एग्ज़ाम, ये नोटिफिकेशन आया तो इसकी तैयारी मेरी ऑलरेडी थी। तो जब 14 दिन के बाद ही एग्ज़ाम होना था, इसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हुई, तो मैंने सिर्फ रिवीजन किया और फिर एग्ज़ाम दिया इसका। और तो मेरी इस तैयारी पहले से ही थी, ऐसा नहीं है कि 14 दिन में कोई भी नहीं कर सकता था। और उसी टाइम शायद आप ईएमआरएस की भी कर रहे थे तैयारी। हाँ सर, पहले एएमआरएस की भी। पहले किसका एग्जाम हुआ था, एनएफएल का या ईएमआरएस का? एनएफएल का हुआ था सर, उसके एक हफ्ते पहले इसका हुआ था। 17 दिसंबर को एनएफएल का था एंड 24 को ईएमआरएस अकाउंटेंट का था। तो स्टूडेंट, ये पॉइंट हमने इसीलिए लिया है क्योंकि दो प्रकार के कमेंट्स आएंगे आप लोगों के। पहली बात तो इस चीज़ का कि 13-14 दिन में सिलेक्शन हुआ है, तो स्टूडेंट की मेहनत नहीं है, वो तो किस्मत लग गई। और दूसरी बात, कुछ कमेंट्स ये आएंगे कि जब 13-14 दिन में स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया तो सीएमजे क्यों क्रेडिट ले रहा है। तो वो दोनों पॉइंट हम क्लियर कर रहे हैं। पहली बात तो, ये काफ़ी टाइम से जेवीबीएनएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब 1.5-2 साल से, और ईएमआरएस की भी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो एनएफएल वाले एग्जाम के 7 दिन बाद में ईएमआरएस का था। तो इन्होंने इन 13-14 दिन में प्रिपरेशन नहीं की है, बल्कि इनकी प्रिपरेशन थी। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन रखें, आपके जीवन में भी ऐसे अपॉर्चुनिटी आएगी
कि एग्ज़ाम फटाफट हो जाए, उसमें बाकी लोग फॉर्म नहीं भरेंगे कि एक ही सीट है और 13-14 दिन में एग्ज़ाम है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन है तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो इनकी प्रिपरेशन पहले से थी। अब ललित जी ये बताइए कि एनएफएल का तो हमारे पास कोई कोर्स ही नहीं था, तो दूसरे स्टूडेंट कहेंगे कि सीएमजे क्यों क्रेडिट ले रहा था। आपके पास कौन-कौन से कोर्स थे हमारे, ये बताइए? सर जेवीएनएल का है मेरे पास, और टीआरए की भी मैं तैयारी कर रहा था पहले, एंड एफसीआई वाला भी था। और जब मैंने इसका एनएफएल का सिलेबस देखा तो इसका लगभग सेम ही है सर, उन्हीं से जेवीएनएल से भी सेम है। और जैसे टीआरए में बिजनेस आती है तो वो भी इसमें थी बिजनेस, तो सेम ही है सिलेबस, तो इसके लिए अलग से कोई कोर्स लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर। तो स्टूडेंट अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो जो एनएफएल का सिलेबस था वो दोनों का मिक्सर था, टीआरए और जेवीबीएनएल का। जैसे एनएफएल के अंदर बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स भी थी जो कि टीआरए वाले कोर्स में है, और जो भी अकाउंटेंसी डीटी वगैरह वो जेवीबीएनएल वाले कोर्स में थी। और हम ऐसा नहीं करते हैं कि हर वैकेंसी के लिए अलग अलग कोर्सेज बनाए जाएं, स्टूडेंट से एक्स्ट्रा चार्ज करें। हम स्टूडेंट को सिलेबस देख करके गाइड कर देते हैं कि कहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये मिस्टेक आपको करनी भी नहीं चाहिए कि 10 एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 10 एग्ज़ाम के लिए अलग अलग आप अकाउंटेंसी पढ़ें, तो आपका टाइम भी ख़राब होगा, पैसे भी ख़राब होंगे और कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाएगा। अभिषेक सर? ललित जी, सबसे पहला तो आपने जहाँ पर एक पोस्ट थी वहाँ पर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा, वहाँ पर आपने सिलेक्शन लिया। जी सेकंड, सर। आप ऑलरेडी कोर्ट के अंदर कार्यरत हो, जी मतलब कि सर। आप ऑलरेडी जॉब करते हो, तो जॉब के साथ साथ यह गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो आप कैसे कर पाए? ये स्टूडेंट बताइए, क्योंकि ए, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि हम तो सर जॉब कर रहे हैं तो इसलिए प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। आपने वहाँ पर प्रिपरेशन भी की, आपने वहाँ पर एक पोस्ट पर भी अपनी जॉब ली। एक छोटा सर सा ऐसा पॉइंट था। एक छोटा सा पॉइंट एक बार ऐड कर देता हूँ। स्टूडेंट जो बिल्कुल। ललित वर्मा जी है वो निमका थाना सेशन कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, अनुकंपा बेसिस पर लगे हुए हैं। तो इस जॉब के साथ कॉमर्स कंपटीशन के बड़े एग्जाम की तैयारी करना बहुत कठिन कार्य है। आपको भी पता है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा काम करना ही करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सीनियर्स का प्रेशर रहता है। तो उसके साथ बड़े ख्वाब देखना, बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करना बहुत कठिन कार्य है। तो ललित जी बताइए कि कैसे आप टाइम मैनेज करते थे, कैसे कॉन्फिडेंस जैसे वगैरह? सर हमारा ऑफिस जो टाइम है वो 10 से 5 होता था, हम्म। तो मैं सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग उठता था। देन आधे घंटे में तैयार वगैरह होके रेडी होके उसके बाद पढ़ने लग जाता था। फिर उसके बाद 9:30 पे ऑफिस जाता। फिर शाम को 5 बजे आने के बाद आधा घंटे में चाय वाय पी के फिर पढ़ने बैठ जाता था, और उसके बाद रात को 12 बजे तक पढ़ता था। और फिर स्टूडेंट सुबह फिर वापस वही रूटीन, सुबह जल्दी उठो और ऐसे। स्टूडेंट जो लोग जॉब करते हैं उनको पता है कि ऑफिस जाने से पहले का और ऑफिस से आने के बाद लोग क्या करते हैं। सुबह का टाइम जनरली सोने में जाता है, शाम को थोड़ा बहुत वॉक करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, फैमिली को टाइम देना पड़ता है। लेकिन जैसा कि ललित जी बता रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ करके लगभग 3-4 घंटे निकालना, शाम को भी 4-5 घंटे निकालना, मतलब जॉब के साथ 7-8 घंटे निकाल पाना कितनी बड़ी बात है। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया है। हाँ सर, एक पॉइंट और सर मैं बताना चाहूँगा। जैसे एग्ज़ाम टाइम आए थे, एमआरएस का एग्ज़ाम था, तो उससे 1 डेढ़ पहले मैंने मम्मी को बुला लिया था अपने यहाँ पे, ताकि मेरा वो जो बाकी का टाइम होता है वो सेव हो सके, आधा पौना घंटा। तो उसमें मेरी मम्मी को भी बहुत क्रेडिट जाता है कि वो भी आए इतनी दूर, फिर वहाँ पे मेरी सिस्टर और भी अकेली थी, उन्होंने भी मैनेज किया मेरे लिए। तो ये सब है सर। तो स्टूडेंट वही 2 बातें, पहली बात तो कि खुद पर विश्वास करना और तैयारी करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए जो भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़े वो आप करते हैं, कि सुबह जल्दी उठना, रात को भी तैयारी करना, ज़रूरत थी तो मदर को बुला लेना। और दूसरा पॉइंट ये पेरेंट्स वगैरह, गार्जियन वगैरह के लिए कि आपके घर में कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उनका फुल सपोर्ट कीजिए, जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं उनके सपनों को पूरा कीजिए। ललित जी ये बताइए कि जब आपने एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद पीडीएफ में जब अल्टीमेटली नाम आपको नज़र आया
तब आपका और फैमिली का क्या रिएक्शन रहा, और आपने मुझे कब बताया जो आपने मेरे को व्हाट्सएप किया था, और क्या आपकी फैमिली का रिएक्शन रहा वो बताइए। फैमिली का सर ऐसा था कि मैं उनका रिएक्शन देख नहीं पाया था, क्योंकि मैं यहाँ पे उस टाइम ऑफिस में था और अचानक से वो मेल आया था मेरे पास। तो वो मेल देख के अचानक शौक गया, फिर मुझे ये भी डर लगा कि कहीं ये फेक तो नहीं है। फिर मैंने किसी और को दिखाया भी ये फेक तो नहीं है, वो रियल ही है ना। उसके बाद फिर मैंने मम्मी को फोन किया, तो वो भी बहुत खुश हुए, वो बोले कि सच्ची हो गया तेरा। ये सब रहा सर। बाकी सर फैमिली वाले बहुत खुश हुए, अभी भी उनकी मतलब कि खुशियां अभी बढ़ती जा रही है। और फिर आपने मुझे व्हाट्सएप किया, तो पहली बार हाँ में तो सर। मुझे भी ये लगा कि पता नहीं वो डीवी के लिए एक गुना को ही बुला रहे हैं या फिर उन्होंने 3-4 बंदे बुलाए हैं। लेकिन मैंने ललित जी से डॉक्यूमेंट्स मंगवाए ईमेल पर, उनको मैंने रीड किया, तो मुझे भी ये लगा कि एक ही पोस्ट के लिए है। फिर ये डीवी के लिए गए, तो इन्होंने वहाँ पर भी कंफर्म किया कि एक ही बंदे के लिए है। हाँ सर, एक ही के लिए था। फिर आफ्टर डीवी मैंने आपको बताया था सर, डीवी हो गया है, अच्छा हुआ है। स्टूडेंट जो हमारे पास मैसेज आता है ना स्टूडेंट का कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, उससे ज़्यादा खुशी आज तक हमें किसी भी चीज़ से हुई नहीं है। अभिषेक सर। बिल्कुल। ललित जी, सबसे पहले तो आपने जैसा बताया कि आपकी जो मदर है वो आपके पास आकर रहती थी ताकि आपको टाइम मिल सके थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए। हाँ, जैसे वो जैसे बाहर रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, तो बिल्कुल, बर्तन वगैरह खाने में इतने इनमें बिल्कुल सब नहीं, में टाइम बिल्कुल। जाता है, तो वो नहीं, टाइम सेव बिल्कुल। करने के लिए मैंने उनको बुला लिया बिल्कुल, था। ये बात मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी भी मम्मी ने मेरा इसमें बहुत साथ दिया था, वो भी मेरे पास आते थे, है ना? ताकि उससे अपना बहुत टाइम सेव होता है, ये मैं चीज़ समझ सकता हूँ। और तो जब इवन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि बर्तनों में टाइम कम लगे, इसलिए एग्जाम टाइम में डिस्पोजल लेकर के आ जाते हैं, ऐसा भी करते हैं। बहुत कुछ करना पड़ता है स्टूडेंट लाइफ में। तो तो उसके बाद में अभी मम्मी जी का रिएक्शन क्या था जब रिज़ल्ट आया था तब? सर वो तो बहुत खुश हुए, मतलब कि एक ही लड़का हूँ उनका और वो लग गया, तो मतलब उनकी तो खुशी अभी बयान तो हो ही नहीं सकती, वो सर फील ही हो सकती है सर। बिल ललित जी, जॉब आपकी नीमका थाना में चल रही है, मेनली आप कहाँ से हैं? हनुमानगढ़ सर, देखो पीलीभूमगढ़। ललित जी, आपने है ना तीनों ही जो स्टूडेंट की जो मिथ थी कि जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम फॉर्म भरते ही नहीं है, फिर एक्सक्यूजेस देते हैं। सबसे पहला कि सर नंबर ऑफ पोस्ट कम है, आपने नंबर ऑफ पोस्ट 1 थी, फिर भी आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल अप किया। दूसरा स्टूडेंट एक्सक्यूज़ देते हैं कि सर हमारी तो ऑलरेडी जॉब है, हम जॉब के साथ प्रिपरेशन नहीं कर सकते। फिर भी आपने जॉब के साथ प्रिपरेशन की और सिलेक्शन लिया। तीसरा स्टूडेंट एक्सक्यूज देते हैं कि सर ये जॉब जो है वो हमारे होम टाउन में नहीं है या हमारे स्टेट में नहीं है, इसलिए हम ये फॉर्म फिल नहीं करेंगे। आप हनुमानगढ़ से हो, आपकी जॉब अभी भटिंडा में लगी है, आपकी जो पोस्टिंग होगी वो भटिंडा में है। तो ये वाला जो माइंडसेट है कि नहीं मैं तो कहीं पर भी जाकर जॉब करूँगा, ये वाला माइंडसेट कैसे बनाएँ और आप स्टूडेंट को इसके लिए क्या कहना चाहोगे? एक पॉइंट और, एक और मिथ है, बहुत तगड़ा एक्सक्यूज है स्टूडेंट का। गवर्नमेंट ने टाइम नहीं दिया, गवर्नमेंट ने टाइम नहीं दिया, प्रिपरेशन कैसे करे। बिल्कुल, इवन 4-4 चीज़ें हैं। 2.5 से 3 महीने के लिए ये कह देते हैं कि टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, आपको केवल 13 दिन मिले। तो ये सब चीज़ें जो आप में कॉन्फिडेंस आया कि भाई अपन को तो लड़ना है चाहे एक ही सीट हो, तो ये इसके पीछे मतलब मोटिवेशन पेरेंट्स से मिला, या जो इंस्पिरेशन की मेन वजह रही। इसी के साथ ये पॉइंट भी ले लेना कि बहुत सारे लोग अपन को डीमोटिवेट करते हैं या फिर अपन खुद हो जाते हैं, काफ़ी टाइम से सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई बोल देता है इतने टाइम से कर क्या रहे हो, इसी जॉब में रम जाओ। तो वो चीज़ें कैसे मैनेज किया आपने? सर पहला तो जैसे इसकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हुई थी, तब मेरे को तो बहुत खुशी हुई थी सर, क्योंकि मैं पहले से तैयारी कर रहा था और मेरी बिल्कुल तैयारी थी सर, मेरे को सिर्फ रिवीजन ही करना था। तो मेरे को ये तो हो गया था कि अब तो पूरे चांस है कि आगे निकल जाऊंगा बाकियों से। और दूसरा, जैसे कि वो रिलेटिव्स वगैरह जब फेल हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं, बट सर फैमिली वाले ऑलवेज सपोर्ट करते थे मेरे को कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी तो बहुत तू अच्छी तैयारी बात कर। है कि तो रिलेटिव्स सर वगैरह ने फैमिली, भी सपोर्ट किया। हाँ वो तो सब बोलते हैं सर, भी तैयारी कर रहा है अभी हो नहीं रहा, तो चलो इसकी शादी कर दो, अब वैसे भी कर तो रहा ही है कुछ ना कुछ। बट फिर मैंने कहा, शादी के बाद टाइम जाएगा, तो अभी मैं नहीं कर रहा शादी, अभी मैं पहले जॉब ही लगूंगा। नहीं, बिल्कुल अच्छी सही बात बात। है। और और ये माइंडसेट कि दूसरे स्टेट में भी जाकर जॉब कर लूँगा, ये कैसे बनाया आपने? क्योंकि
राजस्थान के अधिकतर स्टूडेंट तो ये इस माइंडसेट के साथ दूसरे एग्जाम दे ही नहीं, वो सारे एग्जाम दे ही नहीं पाते हैं। सर दूसरे स्टेट का तो ये है कि अभी जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हो तो अभी इस स्टेट में मिल जाए तो राजस्थान स्टेट भी बहुत बड़ा है, कहीं भी मिल सकती है वो तो पोस्टिंग। और अगर आप अदर स्टेट में करते हो तो उस हिसाब से एचआरए वगैरह जो भी एमोल्यूमेंट्स वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, तो ऐसा तो कोई इशू नहीं है। और फिर अपन को जॉब करनी है, गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, तो फिर कहीं से भी जब इतनी तैयारी कर रहे हैं तो फिर क्या डरना सर, बाहर करनी हो चाहे अंदर घर पे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा सर। स्टूडेंट ये एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि राजस्थान में चाहे मैं 700 किलोमीटर दूर चला जाऊंगा, जैसलमेर चला जाऊंगा, बाड़मेर चला जाऊंगा, लेकिन 150 किलोमीटर दूर मतलब जो सीमावर्ती राज्य है हरियाणा पंजाब वगैरह वहाँ नहीं जाऊंगा, रहूंगा राजस्थान में ही, लेकिन दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे। ये उनका लॉजिक रहता है। हाँ सर, ये तो तैयारी रहता है। नहीं करने के 100 कारण हो सकते हैं, तैयारी करने का केवल एक ही कारण होता है। सही बात है। स्टूडेंट अगली बात मैं आपको ये बता दूं कि एनएफएल में ये जो जॉब थी अकाउंट्स असिस्टेंट, तो 150 क्वेश्चन थे, एक नंबर का एक क्वेश्चन था, एक नंबर का ही था। हाँ बिल्कुल। सर, 100 2 घंटे में क्वेश्चन 150। 100 क्वेश्चन कॉमर्स के थे, 50 जनरल पेपर के थे। जनरल पेपर इनका वीक था। इनके टोटल मार्क्स आ रहे हैं 150 में से 113 के लगभग। और कॉमर्स के 100 में से कितने क्वेश्चन आपके लगभग करेक्ट थे? 85 के समथिंग करेक्ट थे सर। स्टूडेंट 100 में से 85 क्वेश्चन करेक्ट थे। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि एक बच्चे के ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे। इवन अभी टीआरए जेआरए में हम बोल रहे हैं कि कट ऑफ इतनी जाएगी, बच्चे बोलते हैं कि सब फेल हो रहे हैं, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, आपके बच्चों के इतने मार्क्स नहीं बन रहे होंगे। चलो हम जिसका रिजल्ट नहीं आया उसको छोड़िए, आप जिनका रिजल्ट आ चुका है, जो हम 100 से ज़्यादा बच्चे दिखा रहे हैं आपको, उनके मार्क्स आप देखिए कितना कंपटीशन है। और कॉमर्स वाले पोर्शन में तो आपको 80-90 क्वेश्चन का टारगेट लेना ही पड़ेगा। अब स्टूडेंट एक पॉइंट मैं आपको पहले ही बीच में गाइड करता हूँ। स्टूडेंट कॉमर्स कंपटीशन में जितनी जल्दी आपकी जॉब लगेगी, उतनी जल्दी जॉब आपको आर्ट साइंस किसी भी फील्ड में लग ही नहीं सकती। उनमें नहीं लग सकते सर। यदि आप 2-3 साल भी अच्छे से तैयारी करेंगे, डेली 4-5 घंटे, आपकी जॉब लग जाएगी। बस 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो कंसिस्टेंसी रखें, डेली पढ़ाई करनी है, चाहे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटा भी कर पा रहे हो 1 घंटा करो। और सारे फॉर्म भरने हैं। यदि आप सारे फॉर्म भरेंगे ना, 1 साल में 8-10 एग्जाम दे पाएंगे। आर्ट साइंस वाले बता दो मुझे, 1 साल में आप 10 कंपटीशन के एग्जाम दे सकते हो। तो कॉमर्स वाले फॉर्म नहीं भरते हैं, फिर उनको लगता है 4 साल में एक जॉब आती है। 4 साल में एक जॉब नहीं आती है, 4 साल में 40 जॉब आती है कॉमर्स की, बस आप फॉर्म नहीं भरते हैं। अभिषेक सर। बिल्कुल, 4 साल में 40 जॉब आती है। अगर आप छोड़ दो कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कहाँ मेरे को पोस्टिंग मिलेगी, इन सब चीज़ों को आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा। जी ललित सर। जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि कॉमर्स मेरी जान से आप किस तरह से जुड़े? कहाँ से आपको कॉमर्स मेरी जान के बारे में पता चला? कॉमर्स मेरी जान के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? और अगर किसी तरह का सजेशन आप देना चाहोगे, तो आपका सजेशन सराहनीय है, आप वो भी बताइएगा। सर कॉमर्स मेरी जान से तो ऐसे जुड़ा था, जेवीएनएल का जब रिजल्ट आया था उस टाइम पे मैं जो अदर क्लास ले रही थी उससे थोड़ा मिसगाइड हुआ था। फिर मैंने आपका चैनल पे देखे थे सिलेक्शन वगैरह, और फिर उसके बाद मैंने कंटेंट भी देखा था आपका। देन उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो सिर्फ इसी कोचिंग से पढ़ना है। फिर मैं आपके साथ जुड़ा, फिर मैंने सर से पढ़े, जेपी सर से ऑडिट वगैरह ये बताते थे। जैसे भी अगर पहली क्लास है तो पहली क्लास का पढ़ना है, अगर 5वीं क्लास चल रही है तो पहले के 4 क्लास पूरी पढ़ के आना है। तो मैं वैसे ही रिपीट करता था सर, और ऑडिट मेरी बहुत बहुत अच्छी हो गई सर। मैंने टीआरए के लिए मेरी सिस्टर को ऑडिट पढ़ाई थी, अकाउंट्स करवाई थी, ये सब। उनका भी एग्जाम अभी अच्छा हुआ, रिजल्ट फिर आएगा हम सर। क्या करेंगे, आप ही पढ़ा दोगे तो? सर आपसे हुई है अच्छी सर। अच्छा। और नोट्स वगैरह के प्रिंट आउट निकलवाया मैंने सभी के, और हैंड रिटन नोट्स बनाए, उन्हीं से रिवीजन किया फिर उसके बाद। स्टूडेंट कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो ललित जी है, इन्होंने जेवीवीएनएल का एग्ज़ाम दिया था 2021 वाला, और एफसीआई का एग्ज़ाम दिया था, ईएमआरएस वाला दिया था। एफसीआई में तो जो टीयर 1 है वही क्लियर नहीं हो पाया था जनरल पेपर के कारण। जेवीवीएनएल में केवल 3 मार्क्स से ये रह गए थे। जी और ईएमआरएस में उन्होंने मार्क्स ही डिस्क्लोज नहीं किए, जो कि बहुत ही गलत पॉलिसी है।
और लगभग 2021 से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो शॉर्ट जी में मैं सर। आपको ये बता रहा हूँ कि लगभग 3 साल से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 10-12 दिन में जॉब लगी हो, कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपने देखी। ललित जी ये भी बता दीजिए कि आपका पढ़ने का तरीका क्या रहता था? नोट्स आपने बनाए या प्रिंट आउट निकलवाए और कोई प्रिंट आउट स्पेशल चीज़? प्रिंट आउट सर मैंने लगभग सभी के निकलवाए नोट, सभी सब्जेक्ट्स के प्रिंट आउट भी निकलवाए हैं। फिर जैसे ऑडिट, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, इनके हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हैं। फिर उनके रिवीजन टाइम में मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए, जो कि जैसे 14 दिन में एग्जाम हुआ था तो मेरे को उनसे बहुत हेल्प हुई थी। मैं उन्हीं को पढ़ के गया था, लास्ट डे भी एग्जाम से जस्ट पहले उन्हीं को रिवाइज किया था। जैसे एएस हो गए, इंपॉर्टेंट एसेज हो गए, और भी जैसे एफएम में फॉर्मूलाज हैं, तो ये सब मैं उन्हीं से पढ़ के फिर उसमें क्या क्विक रीजन में बहुत हेल्प मिली सर। और एक और हम वर्तमान में एक समस्या का सामना कर रहे हैं कि हम कोई सिलेक्शन दिखा देते हैं, उसके 1.5-2 साल बाद में कोई दूसरा इंस्टीट्यूट आकर के ये बोलता है कि 2 साल पहले जो सीएमजे ने सिलेक्शन दिखाया था, उस स्टूडेंट ने हमसे टेस्ट सीरीज ली थी, हमसे पढ़ा था। तो ललित जी, कॉमर्स वाले में आपने किसी भी दूसरे टीचर से पढ़ा हो या किन्हीं को भी आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो आप ओपनली उनका नाम लेकर के नहीं सर, मैंने और कोई क्लास नहीं ली सर। जो भी कई जेवीएनएल का कोर्स लिया इसका, कभी भी लिया ये हो, कोई पॉइंट आपको याद रहा हो, आप उनको मतलब कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं जिससे दूसरे स्टूडेंट उनका कोर्स ले सके, उनको बेनिफिट मिल सके? नहीं सर, मैंने जो कॉमर्स का जो कोर्स है ना वो तो पूरा सीएमजे से ही किया है, और बाकी जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़े थे सर। अच्छा, और जनरल पेपर वैसे तो आपका वीक है, लेकिन हाँ सर। फिर भी जैसे आपके क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, 50 में से लगभग 28 के लगभग क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। हाँ सर। तो मैं इसको वीक तो नहीं मानता। कॉमर्स स्टूडेंट को मैं यही बोलता हूँ कि सिलेक्शन कॉमर्स पोर्शन कराता है, तो उसको तो इतना स्ट्रॉन्ग करो कि 80-90% आपका करेक्ट हो, और जो जनरल पेपर है वो 50% अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छी प्रिपरेशन है। तो ललित जी ये बोल रहे हैं कि जनरल पेपर वीक है, लेकिन 50 में से अगर 25 से ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं तो वो वीक नहीं होता है। तो जनरल पेपर आपने कैसे प्रिपेयर किया? कोई यूट्यूब चैनल, कोई इंस्टीट्यूट, कोई बुक्स वगैरह जो भी आप सजेस्ट करना चाहें, और उसमें भी कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस, किस पर कम, क्या याद करने का तरीका जो भी है वो आप बता सकते हैं। सर मैंने जैसे मैथ्स, रीजनिंग, ये सब तो जैसे मैं सीपीटी कर रहा था, सीए सीपीटी में था, तो मैंने उसी जो मेरी बुक्स थी वहीं से की थी। और इंग्लिश थी तो एक सुमन सूर्यवंशी मैम पढ़ाते हैं, तो वो अच्छा पढ़ाते हैं कंटेंट, यूट्यूब पे भी अच्छा कंटेंट देते हैं, तो मैंने उनको फॉलो किया था। और हिंदी मैंने सेल्फ से कर ली थी यूट्यूब से, जैसे किसी की भी शॉर्ट वीडियो मिल गया, कुछ भी मिल गया, उससे कवर करके ऐसे किया सर। लीजिए, और एक दो मैं पॉइंट लेना चाहूँगा। एक ये बताइए कि जैसे हमारा कोर्स है ना रिकॉर्डेड रहता है, और कुछ स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि लाइव क्लास में इंटरेक्शन हो जाता है, क्वेश्चन पूछ पाते हैं। तो रिकॉर्डेड कोर्स के साथ आपको कोई दिक्कत आई क्या? क्योंकि हम ये फैसिलिटी भी नहीं देते हैं कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, स्क्रीनशॉट लेकर के हमें व्हाट्सअप कर दो। तो रिकॉर्डेड कोर्स के साथ स्टूडेंट जैसे सेल्फ पढ़ता है, तो कोई दिक्कत आई हो आपको किसी प्रकार की? नहीं सर, एक्चुअली मेरे को तो ये लगता है कि लाइव में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है सर, क्योंकि रिकॉर्डेड में अगर 1 घंटे की वीडियो तो उसमें कंटेंट ज़्यादा मिल जाता है सर, तो कोर्स को वो कंप्लीट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, और फिर अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसको सर अपन पढ़ सकते हैं, और जैसे भी। हाँ, आप हिंदी मीडियम से रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से रहे हैं? इंग्लिश मीडियम था सर मेरा। अच्छा, तो इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको कि हम जैसे मतलब नहीं रूरल सर, एरिया से हैं तो हिंदी में ही कराते हैं, मतलब वो नहीं है नहीं नहीं, 12th तक सोफिस्टिकेटेड? मेरा हिंदी मीडियम था सर, उसके बाद मैंने जब कॉमर्स कॉम्पिटिशन तो इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में सर अच्छे से समझ आता है, हिंदी की कई टर्म्स है वो तो समझ में नहीं आती सर, अकाउंट्स की इनकी, बट हिंदी इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझ आता है सर। तो स्टूडेंट हमने कोशिश की है कि लगभग लगभग सभी पॉइंट्स हम ले पाएँ जिनसे आपको गाइड मिल सकें। तो मैं एक बार शॉर्ट में कुछ चीज़ें रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों की गाइडेंस के लिए, आप लोगों की टिप्स के लिए। सबसे पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। डेली आपको प्रिपरेशन करनी है, चाहे 1 घंटा कीजिए लेकिन डेली कीजिए। जॉब कर रहे हैं तो भी आप प्रिपरेशन कीजिए। दूसरी बात, फॉर्म आप ज़रूर भरिए, ये मत सोचिए कि कितनी पोस्ट है। तीसरी बात, कहीं पर भी पोस्ट हो
ऑल ओवर इंडिया भरिए, ये मत सोचिए वहाँ जा कर के जॉब कैसे करेंगे, पहले सिलेक्शन लीजिए, बाद में आप इन चीज़ों के बारे में सोचिएगा। जो भी आपको सेक्रीफाइस करने पड़े तैयारी करने के लिए, वो सभी के सभी आपको करने ही पड़ेंगे। वैकेंसी का इंतज़ार मत कीजिए कि वैकेंसी आएगी तब प्रिपरेशन करेंगे। इन्होंने JVBNL वाला कोर्स लिया हुआ था, जबकि वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। तो अपनी प्रिपरेशन रखिए कि वैकेंसी कभी भी आ सकती है, और जॉब के साथ यदि ये 7-8 घंटे निकाल सकते हैं, तो बिना जॉब वाले तो आपको खुद को सोचना चाहिए कितना टाइम आपको निकालना चाहिए। फिर भी 5 घंटे तो मिनिमम आपको निकालने ही चाहिए। और स्टूडेंट, यही सब बातें थी। तो ललित जी, आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और थैंक यू। आपकी फैमिली को। अभिषेक सर, और कोई चीज़? नहीं सर, हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है आपने। और थैंक स्टूडेंट, यू। आपका और भी कोई क्वेश्चन हो, आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ललित जी उनके जवाब दे देंगे। तो स्टूडेंट, अभी के लिए बस इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि अगला नंबर आपका होगा, आप आएंगे और अपने संघर्ष की कहानी सुनाएंगे। तब तक संघर्ष करते रहिए, क्योंकि कहानी के लिए कुछ अपने पास होना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर।